नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत 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 स्वागत। तो आज का हमारा लेक्चर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आगे चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करेंगे। पहले लेक्चर में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं तो उसका हम रिकैप करेंगे, होमवर्क देखेंगे और फिर आज की चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आज हमें करना क्या है। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर क्या फोर्स लगता है, क्या चीजें, उसका क्या पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, हेलिकल पाथ होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल के बाद वायर के बारे में, कि वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर क्या फोर्स, क्या टॉर्क लगेगा, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ लूप, यानी कि पूरी की पूरी अगर लूप होगी, सिर्फ वायर नहीं, पूरी की पूरी लूप, तो उस पर क्या फोर्स और क्या टॉर्क लगेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। होमवर्क, हाँ पहले तो भाई होमवर्क जरूरी है, होमवर्क हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक एक दो क्वेश्चन ही थे हमारे। तो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर, दो सिमिलर कॉइल्स हैं भाई, एक जैसी कॉइल्स हैं, बिल्कुल एक जैसी, हमेशा आइडेंटिकल, और लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं और उनके प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लाइक दिस। ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब मैं कहना चाहूं कि अगर मैं बनाता हूं यहां पे x, कल ऐसा क्वेश्चन किया था, एक कॉइल एक्स वाई प्लेन में थी और दूसरी कॉइल एक्स जेड प्लेन में थी, अब इन्होंने ऐसा तो नहीं दे रखा कि एक्स वाई है, एक्स जेड है। आप कोई भी दो प्लेन में कॉइल्स मान लो, एक कॉइल तो ऐसे, एक कॉइल तो ऐसे, और एक कॉइल ऐसे। समझ पा रहे हो? जैसे मतलब ये एक स्फीयर हो गया, या सॉरी सर्कल ही है ये। तो एक ऐसे बनाइए, लो ऐसे बना के दिखाता हूं मैं। वाई जेड प्लेन में है, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन में इस तरीके से ऐसे है ये, ऐसे है, समझे हो, ऐसे है, ठीक है जी। तो और एक एक्स वाई प्लेन में ही है, तो आपको पता है कि भाई इनमें करंट फ्लो कर रहे हैं, आपको पता क्या है, दिया हुआ है। The currents flowing in them are I and 2I, दोनों में I और 2I करंट फ्लो कर रहा है, एक में I और एक में 2I। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, इनके सेंटर पे, कॉमन सेंटर है बेटा, कंसेंट्रिक है, कॉमन सेंटर है, ठीक है ना, कॉमन सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगी भैया, का होगी, वो समझना है हमें। अब सुनो भाई, सुनो जरा, सुनो। अरे इसमें मान लो करंट आई, ठीक है ना, इसमें मान लो करंट 2I, ठीक है जी। एक में करंट मान लो I और एक में करंट मान लो 2I। एक XY प्लेन में है, ये कौन सा प्लेन है भाई, इसका XY प्लेन। तो जो XY प्लेन में है बच्चे, जो XY प्लेन में है, तो ये मोटा बहुत चल रहा है भाई, पतला हो जा। हाँ, एक तो हम पतले नहीं हो रहे, ऊपर से मार्कर मोटा चल रहा है, हम भी मोटे, मार्कर भी मोटा, बताओ। तो इधर देखो भाई, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है ना, करंट फ्लो कर रहा है आई, ऐसे देखो क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर कब आएगी, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब जो है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में आएगी। कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2R। करंट कितना है, आई, समझे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो वाई जेड डायरेक्शन में जो वायर है, जो लूप है सॉरी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगी, एक्स में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगी, एक्स में, और वहां पे करंट क्या आएगा, 2I, वहां पे करंट क्या है, 2I। समझ पा रहे हो? अरे ऐसे देखो, मैं आपको बताता हूं इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं। वैसे तो चलो आपको पता लग गया कि भाई परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक्स वाई प्लेन में अगर लूप रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में आएगी, ठीक है ना, और अगर वाई जेड प्लेन में रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आएगी, ठीक है ना, वाई जेड में रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आएगी, ठीक है जी। अब कैसे आएगी समझो जरा, इस बात को समझो, इस बात को क्लियर कट समझो,
क्लियर कट यहां पे समझो भाई, देखो ये लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो 2i, मान लो ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, ये करंट का है, ठीक है ना, और नीचे से करंट बाहर आ रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना, ध्यान से, मैं आपको डायरेक्शन देखनी सिखाता हूं, वैसे तो आ गया हमारा आंसर तो आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं वैसे आपको अलग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। ऊपर से मान लो करंट अंदर जा रहा है, अंदर मतलब मेरी तरफ, मेरी तरफ, ठीक है ना, और नीचे से देखो, नीचे से ये लूप है, वाईजेड प्लेन है, ये लूप है, वाईजेड प्लेन है, ठीक है जी, वाईजेड प्लेन, ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से करंट अंदर जा रहा है मतलब मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, ठीक है ना, और नीचे से बाहर आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो, टू, ऐसे, समझ गए, इस तरीके से बाहर आ रहा है, इस तरीके से बाहर आ रहा है, ऐसे, और ऐसे अंदर जा रहा है, समझ रहे हो। तो ऊपर से ये करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से ये देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम, राइट हैंड थंब रूल, ऊपर से ये करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है, और नीचे से बाहर आ रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है। तो इसकी वजह से थंब देखो कहां जा रहा है, थंब देखो कहां जा रहा है, ऊपर से अंदर और नीचे से बाहर, तो थंब जा रहा है इधर, देखो इधर जा रहा है थंब, यानी कि इस तरफ बी एक्स होगा। अगर उल्टा कर दें, ऊपर से बाहर आए, ये देखो, अगर ऊपर से बाहर आए तो बी एक्स इधर, समझ पा रहे हो ना, ये बात समझ में आ रही है। ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से करंट अंदर जा रहा है तो बी एक्स इधर, ऊपर से अगर बाहर आएगा तो बी एक्स इधर, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये बी एक्स और बी जेड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ही है आपस में, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो भाई देखो, म्यू नॉट बाई टू आर तो कॉमन है दोनों में, म्यू नॉट बाई टू आर तो कॉमन है दोनों में, ठीक है जी, बस आई और टू आई का फर्क है, आई भी वैसे कॉमन ही है, तो लिख लो इसको, मैं प्रॉपर ही लिख देता हूं, म्यू नॉट टू आई बाई टू आर का स्क्वेयर और म्यू नॉट आई बाय टू आर का स्क्वायर। तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, म्यू नॉट बाई टू आर को अंडर रूट के बाहर लिख लो, म्यू नॉट आई बाई टू आर को, म्यू नॉट आई बाई टू आर को अंडर रूट के बाहर ही लिख लो, लिख लिया। उधर क्या बचा बेटा, टू बचा अंदर, ये देखो, ये बात समझ में आ रही है कि अंदर टू बचा और उधर कुछ भी नहीं बचा, उधर कुछ भी नहीं बचा, तो ये टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट फाइव बचेगा, अंडर रूट फाइव बचेगा, अंडर रूट फाइव म्यू नॉट आई बाय टू आर, अंडर रूट फाइव म्यू नॉट आई बाय टू आर, ठीक है ना, बाय टू आर। तो ये हमारा आंसर है भाई, दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो रहा है, अरे म्यू नॉट आई बाई टू आर तो दोनों में ही है, इसमें बस टू एक्स्ट्रा है, इसमें टू एक्स्ट्रा है, तो वो टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए भाई, बस हो गया काम खत्म। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। रिकैप, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या किया था, शुरुआत की थी कि अगर चार्ज मूव करे, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मूव करे तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, दोनों। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और यहां पे करंट, ये डीएल का वेक्टर और ये आर वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई, और यहाँ पे डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका था, एक क्वेश्चन भी किया था हमने इस पे, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर अल्फा बीटा एंगल, ये आर डिस्टेंस क्या था, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर इनफाइनाइट हो,
इन्फानाइट हो तो अल्फा बीटा दोनों 90, अल्फा बीटा दोनों 90, 90 तो क्या बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अगर सेमी इन्फानाइट है, सेमी इन्फानाइट है, सेमी 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 इन्फानाइट, सेमी इन्फानाइट है तो क्या बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, क्या बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। एक एंगल 90 होगा और दूसरा जीरो, दूसरा जीरो, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर एक्सिस पे ही रखा हो, अगर पॉइंट इसकी एक्सिस पे ही रखा हो, ठीक है ना, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, एक्सिस पे बिल्कुल सीध में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जीरो होगी, क्योंकि डीएल क्रॉस आर इसके लिए क्या होता था जीरो होता था, याद करो। उसके बाद सर्कुलर आर्क, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, ठीक है ना, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, ठीक है जी। अगर पूरा सर्कल है, अगर पूरा सर्कल है तो थीटा की वैल्यू 2 पाई, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 2 पाई अगर पूरा सर्कल होगा तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 आर, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो थीटा की वैल्यू पाई, थीटा की वैल्यू पाई तो यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, ठीक है ना। ये हमारे पास सेमी सर्कल के लिए आ गया। आई होप चीजें आपको याद आ ही रही होंगी। उसके बाद सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए पी पॉइंट इधर, एंगल बन रहे थे अल्फा और बीटा, एंगल बन रहे थे अल्फा और बीटा, तो बना था म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है जी, यही बना था। हाँ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर इनफाइनाइट है तो, इनफाइनाइट है तो अगर अल्फा बीटा दोनों क्या हो गए 90, अल्फा बीटा दोनों 90, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, अगर इनसाइड की बात की जाए, इनसाइड की, आउटसाइड के लिए जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो, आउटसाइड के लिए अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी जीरो। किस केस में, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के केस में, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के केस में आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगी, जीरो आएगी भाई। उसके बाद याद करो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट तो उसके लिए आती है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाय 2, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई बाय 2। एक एंड आपको पता है, दूसरा एंड आपको नहीं पता, दूसरा एंड आपको नहीं पता, तो उसके लिए म्यू नॉट एन आई बाय 2 आती है भाई, म्यू नॉट एन आई बाय 2 आती है। अच्छा, उसके बाद याद करो एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या था भाई मेरे, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, ठीक है ना। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये सारे करंट्स की वजह से थी भाई, सारे करंट्स की वजह से थी, ड्यू टू ऑल करंट्स, ऐसा नहीं सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड सारे करंट की वजह से थी। इसके हमने वो किए थे हॉलो पाइप के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से बनाया था। इनसाइड पॉइंट पे जीरो, आउटसाइड पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, ये तो वायर वाला ही हो गया, इनफाइनाइट वायर का भी यही है, ठीक है ना। सरफेस के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर, ये उसके लिए बना था। ग्राफ भी याद होगा आपको, बी और आर के बीच में ग्राफ इस तरीके से ग्राफ बना था, याद होगा आपको, है ना, इस तरीके से ग्राफ बनाया गया था यहां पे। उसके बाद सॉलिड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड के लिए इनसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई
स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, तो ये बनेगा म्यू नॉट जे आर बाई 2, याद है म्यू नॉट जे आर बाई 2 बनाया था इसको। आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, और सरफेस के लिए था ये, तो ये सरफेस के लिए, और आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा अरे बेटा, ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। काफी बार हम देख भी चुके हैं, ये नीट में आ भी चुका है, ये PYQ है बेटा, ये PYQ में आ भी चुका है ये ग्राफ, अभी अभी आया है, नीट 2019 में आया था शायद, ये 2-3-4 साल पहले, ठीक है ना। उसके बाद याद करो टॉरॉइड, ठीक है ना, अगर टॉरॉइड है भाई, तो अगर यहाँ पे टॉरॉइड है, इस तरीके से यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज द टॉरॉइड, ठीक है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, ये बीच के रीजन में होगी, अगर बीच के रीजन में होगी तो वो होगी म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और आर उसका रेडियस हो गया, कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और आर उसका क्या हो गया, रेडियस, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया भाई। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला था भाई, ठीक है जी। आई थिंक दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि इसमें क्या क्या चीजें ये बन रही हैं। चलो भाई, आई थिंक समझ में आ ही गया है आपको। तो अगर समझ में आ ही गया है तो अब हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलो भाई, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएं, देखो चार्ज अगर मूव करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चार्ज अगर मूव करता है तो वो करंट है, मूव करता हुआ चार्ज करंट है। करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि इसका मतलब मूव करता हुआ चार्ज अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है सर। क्या अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई चार्ज अपने ऊपर ही फोर्स लगा देगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है, कोई भी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, कोई भी वृक्ष है ना, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते। तो आप अपने ही थप्पड़ नहीं मारोगे जोर से, ऑब्वियसली कभी ऐसे खेल खेल में मारना हो तो ठीक है, जोर से तो नहीं मारोगे। तो वही चीज यहां पे है भाई, कोई भी चार्ज अपनी क्रिएट करी हुई मैग्नेटिक फील्ड से अपने ऊपर फोर्स तो नहीं लगाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल। कौन सी होगी, एक्सटर्नल, इसे बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो उसकी वेलोसिटी v है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड b है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड b है, वेलोसिटी v है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इस पे फोर्स लगेगा QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। ये फोर्स की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फोर्स की। इसको ऐसे लिखते हैं QV क्रॉस B, QV क्रॉस B, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में। इधर फोर्स के ऊपर भी आप वेक्टर लगा सकते हो कि अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो QV क्रॉस B आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, QV क्रॉस B, और यहाँ पे क्या लिखा, QVB साइन थीटा, ठीक है ना, QVB साइन थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, ये तो लिख दिया सर, ये तो ठीक है। इसका मतलब जो फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, उसकी वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और थीटा एंगल पे। ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी नहीं है चार्ज पार्टिकल के पास, चार्ज पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, यहां पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। मतलब चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा ना तब उस पर फोर्स लगेगा।
तब उस पे फोर्स लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल का मूव करना जरूरी है। चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी है, ठीक है ना, स्टेशनरी है, तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। पहली बात, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि अगर थीटा 0 या 180 हो तो भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कहने का सर, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि थीटा 0 या थीटा 180 है, थीटा 0 या थीटा 180 है, तो साइन 0 डिग्री हो या साइन 180 डिग्री हो, साइन 180 डिग्री हो, वो क्या होंगे? दोनों जीरो होंगे, वो दोनों ही क्या होंगे? जीरो होंगे भाई। ठीक है ना? दोनों ही हमारे पास क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे। अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। अच्छा, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो फोर्स लगेगा। क्यू वी बी साइन 90, साइन 90, तो ये कितना बन जाएगा? क्यू वी बी, क्यू वी बी। ठीक है ना? और साइन 90 1 है। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन कैसे देखनी है? देखो भाई जरा मेरी तरफ देखिएगा कि हम डायरेक्शन निकालनी अब सीखेंगे। ठीक है ना? डायरेक्शन निकालनी अब सीखेंगे। अब इसमें देखना, मेरी बात को ध्यान से देखना। फोर्स का फॉर्मूला है क्या? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है ना? राइट हैंड थंब रूल कैसे आएगा फोर्स की डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल? आओ देखते हैं। भाई मान लो ये V है और ये B है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो V क्रॉस B करो, फोर्स बाहर आ गया। V क्रॉस B करो तो फोर्स क्या आ गया? बाहर आ गया। तो फोर्स डॉट आउटवर्ड्स लगेगा इस पे, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, चार्ज पॉजिटिव है तो। ठीक है ना? अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आ रही है उसका उल्टा करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। ठीक है ना? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। ठीक है ना? फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो फोर्स यहां पे क्रॉस आ जाएगा बेटा, इनवर्ड्स, उल्टा करना पड़ेगा। क्यों सर उल्टा क्यों करना पड़ेगा? क्यू का साइन बेटा यहां पे आएगा। अगर क्यू यहां पे नेगेटिव रख दोगे तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे वो क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं लगता। ठीक है ना? पता नहीं लगता तो वो अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना? बाद में देखते नहीं कि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, ये तो नेगेटिव चार्ज था। तो जो भी हमें अज्यूम करना था वो उल्टी डायरेक्शन में अज्यूम करना था। तो इस बात का ख्याल रखा करें यार। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मूविंग इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, जेड मतलब पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन बताओ किस तरफ लगेगा? देखो वेलोसिटी किस तरफ है? पॉजिटिव। ठीक है ना? ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है। वेलोसिटी किस तरफ है? पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है ना?
वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है। इसका मतलब ये तो पता चल रहा है कि फोर्स वाई में आएगा, ये तो क्लियर हो रहा है ना। एक एक्स में है, एक जेड में है, एक वाई में आएगा, तो तीनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ठीक है ना। एक एक्स में, एक जेड में और वाई में। तो पार्टिकल जा रहा है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इधर आपकी तरफ देखो, एक्स उधर जा रहा है और आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स जेड, देखो इधर एक्स है, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है ना। तो v क्रॉस बी करना है, v क्रॉस बी, ये v हो गया, ये b हो गया, v क्रॉस बी करो, v क्रॉस बी ऐसे करो, अपने हाथ से भी करके देखो, देखो ऐसे घुमा रहा हूं मैं हाथ को, साथ साथ मार्कर घूम रहा है, v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, तो मेरा थंब नीचे जा रहा है, v क्रॉस बी करने से मेरा थंब कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो अगर थंब नीचे जा रहा है, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, थंब जा रहा है डाउनवर्ड्स, थंब जा रहा है डाउनवर्ड्स, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड, फोर्स लगेगा अपवर्ड, अपवर्ड यानी कि प्लस जे में लगेगा भाई, प्लस जे में, समझे मेरी बात को भाई। v क्रॉस बी नीचे जा रहा है, v और आपकी तरफ b, v आपकी तरफ b, ठीक है ना, नीचे जा रहा है, ठीक है ना, नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो फोर्स कहां लग गया, ऊपर लग गया, ठीक है ना, समझे भाई, समझे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी आनी चाहिए। बस ये बात का ध्यान रखना कि आपकी कॉपी कैसे पड़ी हुई है। आपकी कॉपी बेटा जमीन पे ऐसे पड़ी होती है, मेरी स्क्रीन ऐसे है, मेरी स्क्रीन ऐसे है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी कॉपी में बाहर की तरफ आएगी, मतलब आपकी कॉपी से बाहर, आपने जैसे भी कॉपी रखी होगी, जैसे भी रखी होगी, मान लो आपने ऐसे रखी हुई है कॉपी, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉपी से बाहर की तरफ है, आपकी कॉपी से बाहर की तरफ है। आप अपनी कॉपी पे एक्स डायरेक्शन बनाओ, वाई डायरेक्शन बनाओ, और आपकी कॉपी से जो बाहर आ रही है वो जेड है, आपकी कॉपी से जो डायरेक्शन बाहर आ रही है वो जेड है, तो जेड, ये पॉजिटिव जेड, आपकी कॉपी से जो बाहर आ रहा है वो पॉजिटिव जेड, आपकी कॉपी के जो अंदर जा रहा है वो नेगेटिव जेड। अगर कॉपी ऐसे रखी है, अगर वो आपकी कॉपी ऐसे रखी है, तो ये कौन सा, नेगेटिव जेड, और ये कौन सा, पॉजिटिव जेड। अगर कॉपी ऐसे रखी है तो ये कौन सा, पॉजिटिव जेड, और ये कौन सा, नेगेटिव जेड। क्या ये बात क्लियर हो रही है? चलो, तो ये बातों का ख्याल रखना भाई, ठीक है ना, ये बातों का ख्याल रखना कि भाई किस तरीके से सिनेरियो जो है हमें बनाना है या किस तरीके से देखना है, ठीक है ना, कॉपी के हिसाब से कैसे देखना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, स्क्रीन वर्टिकल है, कॉपी हॉरिजॉन्टल रखी होती है, कॉपी हॉरिजॉन्टल रखी होती है। तो लेकिन आएगा वाई में ही, ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर तो वाई में ही आना है। अगर ये प्लस जे में जा रहा है तो प्लस जे में ही जाएगा, प्लस जे में ही जाएगा। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अभी किया था थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है बेटा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। एक अज्यूम करते हैं, देखना ध्यान से, हम ऐसा मानते हैं कि एक पूरा रीजन है जिसमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मान लो या डॉट मान लो, क्रॉस मान लो या डॉट मान लो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, एक पूरा रीजन है, पूरा रीजन है जिसमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, जेड में, जेड में, कहां पे है, जेड में है, ठीक है ना। वेलोसिटी आ गई मान लो एक्स में, वेलोसिटी आ गई हमारे पास एक्स में, ये लो हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की, दैट इज इन एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस में, ठीक है जी। तो v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, ठीक है ना, फोर्स ऊपर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अंदर लगी, जैसे ही अंदर लगी तो फोर्स इस पे लग जाएगा ऊपर। भाई देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ध्यान से देखो, v ऐसे, v ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस मार्कर को देखो, दिख रहा है, हाँ अंदर की तरफ,
और वेलोसिटी ऐसे, तो v क्रॉस b, v ऐसे, ये v हो गया, क्रॉस b, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर। तो ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे 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 सर्कल में घुमा देगा इस तरीके से। इसमें चार्ज पार्टिकल जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री होता है, जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये पाथ सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है ना, इनका पाथ सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे जैसे वेलोसिटी घूमती जाएगी वैसे वैसे फोर्स भी घूमता जाएगा। देखो शुरू में क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड z में है अंदर की तरफ, वेलोसिटी x में है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। ये फोर्स ऊपर लग गया, ठीक है ना, फोर्स ऊपर जाने की वजह से ये पार्टिकल ऊपर चला गया भाई, फोर्स ऊपर लगने की वजह से पार्टिकल ऊपर चला गया। मान लो पार्टिकल यहां पे आ गया। अब ये सर्कुलर पाथ कैसे होता है देखो ध्यान से, जब वेलोसिटी ऐसे है तो फोर्स ऐसे है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब मान लो वेलोसिटी ऐसे हो गई, वेलोसिटी ऐसे हो गई, अब मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है, तो v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो, अपनी कॉपी पे करो आप, मैं यहां पे कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे करो। v अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर, अपनी फिंगर्स को अंदर लेके जाना है, कॉपी के अंदर लेके जाना है आपको, मैं स्क्रीन के अंदर लेके जा रहा हूं। v क्रॉस b, v क्रॉस b, थंब इधर, थंब इधर, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे आ जाएगा फोर्स, यहां पे वेलोसिटी ऐसे हो गई, अब v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो भाई, v क्रॉस b करो, v ऐसे ऐसे लगा, फिंगर्स को v की तरफ लेके जाओ, अंदर घुमा दो, अंदर स्क्रीन के अंदर, आप अपनी कॉपी के अंदर घुमाओ, फोर्स नीचे, v क्रॉस b, फोर्स नीचे, ठीक है ना। सिमिलरली जब इधर आ जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है, तो फोर्स इधर आ जाएगा। तो मतलब फोर्स ये सेंटर की तरफ लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो इसीलिए ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स, यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही घुमा रहा है इसको, मैग्नेटिक फोर्स ही पार्टिकल को घुमा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और पार्टिकल का पाथ कैसा है, सर्कुलर, पार्टिकल का पाथ कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होगा। जब भी थीटा 90 डिग्री होगा, याद रखना, जब भी थीटा 90 डिग्री होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। इसको QVB, QVB साइन थीटा साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 1, तो QVB ही mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, QVB ही mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और कुछ नहीं आएगा दुनिया में, और कहीं से प्रकट नहीं हो रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये v से v कट गया भाई, मुबारक हो। तो रेडियस आ गया mv बाय QB, रेडियस आ गया mv बाय QB, तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया भाई, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया mv बाय QB, ठीक है जी। ध्यान से निहार लो इसको यार, पानी पी लेता हूं मैं। ये रेडियस का फॉर्मूला है mv बाय QB, ठीक है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे, Q पे, B पे, मास पे, वेलोसिटी पे, Q पे और B पे, ठीक है जी। तो ये रेडियस का फॉर्मूला है, दिस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है mv बाय QB, mv बाय QB। v क्या है, वेलोसिटी, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, v क्या है, v वेलोसिटी, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, हाँ जी। ओके, टाइम पीरियड क्या होगा सर, टाइम पीरियड भी बता दीजिए, हमें बड़ी टेंशन हो रही है। टाइम पीरियड सुन लो, 2 पाई आर बाय वी, 2 पाई आर पूरा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो, तो 2 पाई आर की वैल्यू mv बाय QB पुट कर दो, पुट कर दो, बाय वेलोसिटी v से v कट गया भाई, मुबारक हो।
टाइम पीरियड आ गया 2πm/क्यूबी, टाइम पीरियड आ गया 2πm/क्यूबी, समझ रहे हो? हाँ 2πm/क्यूबी बन गया भाई टाइम पीरियड, देख लो जरा, देख लिया? हाँ ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड के बारे में एक खास बात क्या है? इंडिपेंडेंट होता है ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ना तो इसके फॉर्मूले में रेडियस आ रहा, ना ही वेलोसिटी आ रही। रेडियस पुट किया था, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई, तो वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। इस पार्टिकल का मास कितना है, चार्ज कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। मास कितना है, चार्ज कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। मास कितना है, चार्ज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होता है उससे। सेम होगा, मतलब अगर आप वेलोसिटी चेंज भी कर दोगे टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात का ख्याल रखना। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, तो ये बन जाएगा QB/2πm, QB/2πm, ये फ्रीक्वेंसी हो गई चार्ज पार्टिकल की, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी हो गई भाई। उसके बाद ओमेगा वो होता है 2πf, ओमेगा होता है 2πf, तो 2π से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा QB/m, ओमेगा बन जाएगा QB/m, ठीक है ना, QB/m। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। 4 फॉर्मूले हैं, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। जनरली मेन तौर पे ये 2 याद करना, ये 2 याद करने हैं आपको, क्योंकि ये तो हो ही जाएंगे। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम करना है, ओमेगा 2πf होता है, तो कोई खास मुश्किल काम है नहीं। मतलब ये दोनों फॉर्मूले याद रहें, क्योंकि यही ज्यादा सबसे यूज होने वाले हैं। तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं भैया, वो तो याद फिर आपको होने ही चाहिए, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ये बात क्लियर हुई है। जब भी एंगल 90 डिग्री होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आ जाओ इधर। अदर फॉर्म्स टू राइट द रेडियस ऑफ अ पाथ, पाथ का रेडियस लिखने के और कौन कौन से तरीके हैं? अब रेडियस का फॉर्मूला है बेटा mv/qb, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी दिए नहीं होते, सीधा मोमेंटम दे दिया जाता है, तो बेटा मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं, तो P को बोलेंगे मोमेंटम, तो P/QB, P/QB। कई बार क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी दिए ही नहीं जाएंगे, सीधा डायरेक्ट मोमेंटम दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम लिख दो मास इनटू वेलोसिटी को। अच्छा, कई बार काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कई बार काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी। आपको याद है रिलेशन, मैंने आपको बताया भी था, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, याद आएगा आपको, तो ये बन गया m²v²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिखते थे, ये वर्क एनर्जी पावर में बताया था मैंने, वर्क एनर्जी पावर में। तो p² = 2m के, p² = 2m के, तो p =√2m के काइनेटिक एनर्जी, p =√2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास मोमेंटम आ गया, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो रेडियस हमारे पास मोमेंटम/क्यूबी है, तो मोमेंटम को √2m काइनेटिक एनर्जी बाय क्यूबी, √2m काइनेटिक एनर्जी बाय क्यूबी, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, मोमेंटम की फॉर्म में भी और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। और याद करना है बेटा, याद करना है, इस पे क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं, तो याद रहेगा तो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे भी।
कई बार इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लिखा जाता है, कैपिटल वी से लिखूंगा बेटा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। पहले तो ये समझो कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होती क्या है। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होती क्या है? मान लो यहां पे हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, इसको इस एंड से दूसरे एंड पे जाना है। मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इसको इस एंड से दूसरे एंड पे जाना है। तो इसकी मदद करने के लिए दोनों एंड्स के बीच में बैटरी लगा दी हमने। इसकी मदद करने के लिए दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी लगा दी। सर इससे मदद कैसे हो गई? समझो, ये चार्ज पार्टिकल है, ये बैटरी लगा दी हमने, ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब इधर प्लस हो गया साइन और इधर क्या हो गया? माइनस का साइन। इधर क्या हो गया? माइनस का साइन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा भाई मेरे? पॉजिटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा भाई? नेगेटिव की तरफ। तो जैसे जैसे ये इधर जाएगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ये जो V वोल्टेज लगाई है ना, यही एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, यही एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। तो काइनेटिक एनर्जी जो गेन करता है ना, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है ना। चार्ज इनटू वोल्टेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज लिखते थे ना, लिखते थे, चार्ज इनटू वोल्टेज लिखते थे। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो चार्ज इनटू वोल्टेज आएगी। वोल्टेज कौन सी? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज लिखा जा सकता है, चार्ज इनटू वोल्टेज लिखा जा सकता है, ठीक है जी, ध्यान में रहेगा। तो अब लिखो, रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k था, तो अंडर रूट 2m/qv बाय qb, ठीक है ना, अंडर रूट 2m/qv बाय qb, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहां पे बनेगा। तो यहां पे अब देखो, ये अंडर रूट में q है, इधर बाहर q है, इधर बाहर q है। तो इसको ऐसे लिखो, देखो, अंडर रूट 2m/qv, और ये जो बाहर q है इसको अंडर रूट q इंटू अंडर रूट q लिख लो, इसको अंडर रूट q इंटू अंडर रूट q लिख लो। तो एक अंडर रूट q कट जाएगा, एक अंडर रूट q कट जाएगा, ठीक है जी। तो ये रेडियस बनेगा अंडर रूट 2mv बाय q, अंडर रूट 2mv बाय q। और बाहर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, बाहर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अंडर रूट 2mv बाय q और बाहर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, बाहर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अंडर रूट 2mv बाय q और बाहर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, बाहर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ये वोल्टेज की फॉर्म में। तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, मोमेंटम की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और ये वोल्टेज की फॉर्म में। मोमेंटम की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। याद रहेंगे? रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है ना। यूज करना सिखाऊंगा मैं, अभी इनका यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो आओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलो पहले मैं इसका यूज करना आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इनका यूज करना है, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे हम आएंगे, ठीक है ना। तो यूज करना सीखो भाई, इनका यूज करना सीखो। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक तरफ हमारे पास प्रोटॉन है और एक तरफ अल्फा पार्टिकल है। क्या है? अल्फा पार्टिकल। और कह रहे हैं कि इनका मोमेंटम सेम है। क्या सेम है भाई? मोमेंटम सेम कह रहे हैं ये। क्या कह रहे हैं? मोमेंटम सेम है दोनों का। तो इनके रेडियस का रेशो बताओ,
रेडियस का रेशो बताओ, ठीक है ना। अगर इनका मोमेंटम सेम है तो इनके रेडियस का रेशो क्या होगा, ये सवाल है आपका। अब सुनो, आप भी ध्यान से खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करना कि सर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए। देखो अब मोमेंटम सेम है, ठीक है ना, मोमेंटम सेम है, ये बात तो हमें दिख रही है, ठीक है ना, मोमेंटम सेम है, ये बात तो हमें दिख रही है। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, मोमेंटम की फॉर्म में होता है p/qb। दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है ना, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी होगी जो वही इसकी होगी, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में, सेंट इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख भी देता हूं, सेंट इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया, तो P भी सेम है और B भी सेम है, P और B दोनों सेम है, P और B दोनों सेम है, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अब चार्ज क्या होगा भाई, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, उसको E मान लो, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो होता है, बस प्लस में होता है, प्लस में होता है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ना, वो प्लस का 2e होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, मैं दोनों ही चीजें बता देता हूं, यूज आएगा आगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m, और मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप m मान के चल रहे हो तो। सर अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होता है भाई, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया इस पे, +2e, चार्ज कितना हो गया, +2e, मतलब चार्ज डबल हो गया। न्यूट्रॉन पे तो कोई मास होता नहीं, सॉरी चार्ज नहीं होता, मास चारों का होता है, मास चारों का होता है, ठीक है ना। तो मास, इसीलिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो 4m है, ठीक है ना, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल +2e, और मास जो है वो 4m, मास चारों का होगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में, तो मास जो है वो 4 गुना हो गया, ठीक है ना। खैर यहाँ पे जो चार्ज, जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा आएगा, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, +2e, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, +e, तो 2:1, आंसर ये है हमारा, आंसर है 2:1, है ना। रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हमने यहाँ पे लिखा, तो वो हमारे पास ये आ गया। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, कि भाई इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, होनी नहीं चाहिए, तो दैट शुड बी रियली रियली क्लियर, ठीक है जी। सो दैट इज रियली रियली क्लियर कि भाई ये हमारे पास बन रहा है। अच्छा, अब सुनो आगे, अगर मान लो मोमेंटम सेम नहीं दिया, मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना सीधा, ये वाला, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सेम में भेजा गया है, ठीक है ना, ये चीज तो आ गई हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे जो रेडियस है वो अंडर रूट ऑफ मास बाय चार्ज के प्रोपोर्शनल है, रेडियस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ मास बाय चार्ज, अंडर रूट ऑफ मास बाय चार्ज के प्रोपोर्शनल हो गया भाई, अंडर रूट ऑफ मास बाय चार्ज के ये प्रोपोर्शनल हमारे पास आ गया है, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ मास बाय चार्ज के प्रोपोर्शनल हमारे पास आ गया है, ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मास देखो, ठीक है ना, मास यहाँ पे क्या है भाई, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या लिखूंगा मैं, देखो अंडर रूट ऑफ मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अंडर रूट ऑफ मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे लिखूंगा मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आएगा और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल नीचे जाएगा, क्योंकि अंडर रूट मास के डायरेक्टली है, डायरेक्टली है,
तो रेडियस प्रोटॉन का ऊपर तो मास भी प्रोटॉन का ऊपर, रेडियस अल्फा का नीचे तो मास भी अल्फा का नीचे। चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज अल्फा का ऊपर आएगा और इसका चार्ज नीचे आएगा, इसका चार्ज नीचे आएगा क्योंकि चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे लिखना है। समझ गए भाई? ठीक है जी, ओके। अब मास पुट कर दो m और ये 4m और ये 2e और ये e, ठीक है ना। तो ये 1/4 का अंडर रूट और यहाँ पे 2/1, तो ये 1/2 और ये 2/1, तो रेशो क्या आ गया 1:1। रेशो क्या आ गया भाई इनके रेडियस का 1:1 रेशो, 1:1 रेशो। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना, दैट इज क्लियर टू। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान में आपको होना चाहिए कि भाई इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये बनेगा, ये आपको ध्यान में बिल्कुल होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके जी, इस तरीके से अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम दे दें तो फिर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, मैंने आपको ये तरीके बता दिए हैं। अच्छा, अब आओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। जरूरत नहीं पड़ती, बस पता होना चाहिए, जरूरत नहीं पड़ती। देखो मैंने अभी आपको बताया, अगर मान लो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो फोर्स कैसे लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा? V क्रॉस B ऊपर, V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, V क्रॉस B, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है ना, लगेगा ना। अच्छा, इसी चीज को मतलब लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये ऐसे करके, इसी चीज को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखना है, ठीक है ना। कैसे देखना है? देखो ऐसे रखो इसको अंदर, ये मेरी फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर, ठीक है ना, फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर और ये थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और ये थंब। तो अगर मैं फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखता हूं, अंदर की तरफ, फर्स्ट फिंगर देखना, फर्स्ट फिंगर जा रही है मेरी अंदर की तरफ, देखो ये वाली, ये वाली हिला रहा हूं मैं इसको, ये फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, एक फिंगर जो है वो वेलोसिटी की तरफ और थंब ऊपर जा रहा है फोर्स की तरफ, ठीक है ना। तो अगर मेरी फर्स्ट फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी बता रही है, ठीक है ना, यानी कि मोशन बता रही है, मोशन बता रही है, ठीक है ना, तो मोशन ऑफ चार्ज बता रही है, तो थंब जो है वो फोर्स बताएगा, थंब जो है वो फोर्स बताएगा भाई, थंब जो है वो फोर्स बताएगा। आई होप दैट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है ना, ये क्लियर आपको होना चाहिए। अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी बता रही है, तो थंब फोर्स बताएगा। इसको याद पता कैसे रख सकते हो? याद ऐसे रखो, देखो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है FB, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी बता रही है CV और थंब जो है वो फोर्स बता रहा है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, FB मतलब फेसबुक, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी बता रही है CV जो अपना CV होता है ना, मतलब कहीं जॉब वॉब अप्लाई करनी हो तो उसके लिए CV देते हैं, या CV रमन से याद कर लो, इंडिया के महान साइंटिस्ट। थंब फोर्स बता रहा है, थंब फोर्स बता रहा है, ट्रू फॉल्स? FB फेसबुक, CV रमन, फेसबुक CV रमन, ट्रू फॉल्स, 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 कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना, भूलने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना, भूलने का चांस ही नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। राइट हैंड थंब रूल है तो सही, इसको करने की क्या जरूरत है? इसको करने की क्या जरूरत है ना, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा आ जाओ, आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई, एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई है। एट एन इंस्टेंट व्हेन चार्ज एट अ पॉइंट P हैज अ वेलोसिटी V, चार्ज की वेलोसिटी V है, उस तरफ दिखा रखी है आपको, और करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कि नहीं होगी? तो फोर्स ऑन द चार्ज पूछा है। देखो भाई, चार्ज पे फोर्स कब लगता है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर? मैग्नेटिक फील्ड तो दी नहीं क्वेश्चन में, दी हुई है। इस करंट कैरिंग की वायर की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये थंब इसका ऊपर देखो, थंब इस तरफ लेके जाओ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? P पॉइंट पे, P पॉइंट पे देखनी है मैग्नेटिक फील्ड, P पॉइंट पे अंदर कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है भाई, कहाँ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर आ रही है। तो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B करो, फोर्स ऊपर, V क्रॉस B
फोर्स ऊपर। क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये कंफर्म कर लेना भाई, ठीक है ना। हाँ पॉजिटिव चार्ज है, गिवन है कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है, ठीक है ना। तो फोर्स ऊपर यानी कि ओ वाई, अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई कहाँ है, ये रहा, ठीक है जी। ओ भाई समझ में आया, ओ वाई, फोर्सेस अलोंग ओ वाई, बोलो भाई, ग्रेट। चलो आगे आ जाओ। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलर टू इट, मतलब वही v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, मतलब इसी की बात हो रही है। तो वेलोसिटी घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, उतनी ही स्पीड से घूमता रहता है, उतनी ही स्पीड से घूमता रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे तो यही आंसर हो गया। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं डायरेक्शन तो चेंज होती है, डायरेक्शन तो चेंज होती है, स्पीड सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है, v की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ये बात तो सही है, ठीक है ना। लेकिन वेलोसिटी में चेंज आता है भाई, वेलोसिटी में चेंज आता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, बेटा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल। देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो है तो सेंटर की तरफ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है हर पॉइंट पे, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। ये देखो पहले इधर ऐसे लेफ्ट में, फिर नीचे, फिर राइट में, फिर ऊपर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये भी कांस्टेंट नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। डन, आगे आ जाओ। पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू काइनेटिक एनर्जी टी एंटर्स अ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स वेव का नाम सुना है ना, हाँ वो भी परपेंडिकुलर होती हैं। तो ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडिकेशन, इंडक्शन है ये, नॉट इंडिकेशन, दिस इज इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कहना चाहिए। तो आफ्टर 3 सेकेंड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी, ठीक है ना, 3 सेकेंड बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब देखो यार, वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। मास चेंज हुआ नहीं, स्पीड चेंज होती नहीं, स्पीड सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है, तो ये कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगी, चेंज होगी नहीं, कांस्टेंट ही रहेगी, तो टी ही रहेगी काइनेटिक एनर्जी भाई। पहले अगर इसकी वैल्यू टी थी तो बाद में ही टी ही रहेगी, समझे भाई। अच्छा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 बार आ गया क्वेश्चन ये 2009 2007 में। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, ना तो रेडियस पे ना वेलोसिटी पे, बताया था, ठीक है, ना तो रेडियस पे ना ही वेलोसिटी पे, ठीक है ना, सिंपल, खत्म, खत्म सवाल। अच्छा अब आ जाओ इधर, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, और अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है ना। आयोनाइज्ड का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन के पास क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन, यानी कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम का मतलब है प्रोटॉन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम का मतलब है प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन बचा है, सिर्फ क्या बचा है भाई, प्रोटॉन, सिर्फ क्या बचा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी, आयोनाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से, आयोनाइज कर दिया, इसको चार्ज कर दिया है, और इसके पास सिर्फ क्या बचा है, प्रोटॉन बचा है, सिर्फ क्या बचा है, प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन है। तो इसका मास कितना होगा भाई, मास ऑफ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम प्लस ई, प्लस ई सॉरी, चार्ज सॉरी,
चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ई, ठीक है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम m कह लो, प्लस में ही होगा ये तो, मास तो हमेशा ही प्लस में होता है, m कह दो इसको, क्योंकि प्रोटॉन का ही तो मास है, m बोल दो इसको। अल्फा पार्टिकल में चार्ज 2e, मास अल्फा पार्टिकल का 4m, मास अल्फा पार्टिकल का 4m, तो रेशो ऑफ देयर सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, अरे क्वेश्चन किया अभी अभी तो करके आए है ना, मोमेंटम सेम है, तो रेडियस p बाई क्यू बी, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई आर एच बाई आर अल्फा, ठीक है ना, आर एच बाई आर अल्फा, तो ये बनेगा क्यू अल्फा बाई क्यू एच, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2e और इसका चार्ज है प्लस e, तो रेशियो आएगा 2:1, 2:1, ये रहा आंसर, ठीक है जी, वही आंसर जो अभी हमने किया था, बस यहां पे उन्होंने बोल दिया आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम लिखने से घबराने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब उनका साफ है, उनका मतलब यही है कि वो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। और प्रोटॉन के बारे में तो हमें सब पता है, फिर प्रोटॉन के बारे में तो हमें सब पता है, सब ज्ञाता हैं हम उसके। आ जाओ फिर इस पे, ठीक है जी। तो अब ये कह रहे हैं ये होमवर्क, ठीक है ना, हाँ होमवर्क कर लोगे अब तो, इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने इसके आपको, ठीक है ना। हाँ, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में कुछ काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करवा रहे हैं आपसे, ठीक है, देखना क्वेश्चन। अच्छा जी, ये क्वेश्चन चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स पूछी हुई है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम, चार्ज माइनस में है, पहली बात तो ये। मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, किस में लग रही है? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में मतलब प्लस जे कैप, ठीक है ना। व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज 2i प्लस 3j इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। देखो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है बेटा, पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हैं, आई में भी है और जे में भी है, ठीक है जी। अब सुनो, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है जी। ओके, लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। -2 माइक्रोकूलम, -2 इंटू 10⁻⁻⁶, लिख दिया सर। v क्रॉस b करो, v है 2i प्लस 3j, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है 2j कैप के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट 2j कैप के साथ, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन 10⁻⁶ भी है बाहर, 10⁻⁶ ये वाला, ठीक है ना, ये अलग लिख लिया मैंने। पहली बात तो ये कट गया, खल्लास, इसका सफाया हो गया, तो फोर्स वेक्टर हमारे पास बचा, बाहर -2 बचा। अच्छा, अब I क्रॉस J, I क्रॉस J, J क्रॉस J कितना होगा? J का J के साथ 0, J का J के साथ 0, I का J के साथ K, I का J के साथ K, I का J के साथ K, तो 2I 2J, 2I 2J क्या बनेगा? 4K, 4K क्या बनेगा? 4K, समझ गए। J का J के साथ 0, J का J के साथ 0, J का J के साथ 0, तो ये बन गया -8K, 8 न्यूटन इन -z डायरेक्शन। देखो 8 न्यूटन इन -z डायरेक्शन, -z डायरेक्शन, समझ में आया? क्लियर है? अरे भाई ध्यान से सुनो, बहुत क्लियरली ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। चलो मैथमेटिकली तो हमने निकाल लिया इसको, हो गया, ये सवाल तो हो गया, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज। मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूं, मैं डायरेक्शन दिखाता हूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? वाई में, ठीक है जी, ऊपर। वेलोसिटी दो है बेटा इसके पास, एक तो इधर है, एक इधर है। इसकी वजह से तो बेटा कोई फोर्स नहीं लगेगा,
वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगता अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, ठीक है ना। थीटा क्या है इनमें? जीरो। थीटा क्या है इनमें? जीरो। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, फोर्स लगेगा Vx की वजह से। V क्रॉस B करो, सिर्फ Vx रह गया, सिर्फ Vx रह गया, ठीक है ना। सिर्फ, अरे ये वाली टर्म तो वैसे भी जीरो ही है ना, आप देखो J क्रॉस J जीरो है, J क्रॉस J जीरो है, तो ये J क्रॉस J, J क्रॉस J, I और J का रिजल्टेंट आया है, मतलब वेलोसिटी आप बस यही मान लो। Y वाली अगर आप कंसीडर नहीं भी करोगे ना, अगर आप Y वाली वेलोसिटी नहीं भी कंसीडर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो V क्रॉस B करो, बाहर बाहर, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो थंब तो बाहर आएगा, थंब तो बाहर आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगा? अंदर। फोर्स कहां लगेगा? अंदर। और अंदर क्या है? माइनस जेड। अंदर क्या है? माइनस जेड। देखो मैंने विजुअलाइज करवाया है, इसको मैं डब्बे में बंद करता हूं। ये मैंने आपको विजुअलाइज करवाया है, विजुअलाइज करवाया है। विजुअलाइज करके देखो, पार्टिकल में एक्स और वाई की वेलोसिटीज हैं। वाई की वेलोसिटी की वजह से वाई डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा नहीं, एक्स की वजह से लगेगा, तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, फोर्स बाहर, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अंदर, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अंदर। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। ये दोनों चीजें मैं डब्बों में बंद करता हूं, याद रहेगा। ये विजुअलाइज करवाने के लिए था, विजुअलाइज करवाने के लिए। आ जाओ फिर आगे। अगर चार्ज पार्टिकल किसी रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी रैंडम डायरेक्शन में है भाई, देखो ना तो एंगल 0 डिग्री, ना 180 डिग्री, रैंडम एंगल है, ना ही 90 डिग्री। तो क्या होगा उसको हम देखेंगे यहां पे, ठीक है ना। देखते हैं भाई कि उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा हमारे पास, वो हमें यहां पे देखना है। तो चार्ज पार्टिकल अगर रैंडम एंगल पे है, मान लो वेलोसिटी ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है ना, कोई भी रैंडम एंगल, ठीक है ना, जीरो नहीं है, ना ही जीरो है, ना ही 90 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, ठीक है ना, तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसके अलावा, इसके अलावा तो देखो भाई, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा, एक v sin थीटा। v cos थीटा की वजह देखो, v cos थीटा की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, v cos थीटा की ही डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। लगेगा किसकी वजह से? v sin थीटा की वजह से। तो एक बार के लिए v cos थीटा को भूल जाओ, एक बार के लिए v cos थीटा को भूल जाओ, सिर्फ v sin थीटा को याद रखो, सिर्फ v sin थीटा को याद रखो और मैग्नेटिक फील्ड को याद रखो। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ v sin थीटा की वजह से लगेगा। तो v क्रॉस b करो, फोर्स अंदर, फोर्स अंदर। अब दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, बस v की जगह v sin थीटा आ गया, ठीक है ना, फोर्स अंदर, ठीक है ना। तो इसका सर्कल ऐसे अंदर की तरफ बनेगा, मेरी तरफ देखना ध्यान से, v sin थीटा ऊपर है, फोर्स अंदर लग रहा है, फोर्स अंदर लग रहा है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के अंदर की तरफ, ऐसे सर्कल, ठीक है ना, बस प्लेन चेंज हुआ है, वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है ना, हाँ प्लेन चेंज हुआ है, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से ऐसे। अच्छा v cos थीटा भी तो है, ठीक है, v cos थीटा की वजह से फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन v cos थीटा की वजह से आगे तो जाएगा पार्टिकल, v cos थीटा की वजह से तो आगे तो जाएगा, आगे तो जाएगा, तो ये सर्कल में घूमता घूमता आगे जाएगा, सर्कल में घूमता घूमता आगे जाएगा, इसका पाथ होगा हेलिकल।
जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल पाथ है, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा फोर्स नहीं लग रहा उसकी वजह से, वी कॉस थीटा की वजह से फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन वेलोसिटी तो है ना, तो फोर्स तो इसकी वजह से लग रहा है, मतलब वी साइन थीटा की वजह से, देखो वी साइन थीटा की वजह से क्या फॉलो हो रहा है, सर्कुलर पाथ, सर्कल बन रहा है, ठीक है ना। वी कॉस थीटा की वजह से वो आगे जा रहा है, मूविंग फॉरवर्ड, वी कॉस थीटा की वजह से वो आगे जा रहा है, मतलब वो घूम क्यों रहा है, वी साइन थीटा की वजह से। आगे क्यों जा रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से। आगे क्यों जा रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हो रही हैं, तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा, हेलिकल होगा, सर्कल में घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, सर्कल में घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, ठीक है जी। बात का ध्यान रखना, बात का ध्यान रखना। तो इसमें जो चीजें बनेंगी हेलिकल पाथ में, जो रेडियस बनेगा, इसमें जो रेडियस बनेगा बेटा सर्कुलर पाथ का, अब वो क्योंकि एक्स वाई प्लेन में नहीं दिखा रहे हम, वो वाई जेड प्लेन में ऐसे है, ठीक है ना, वो दिखाना मुश्किल है। इसमें जो रेडियस बनेगा वो वी साइन थीटा आएगा वहां पे, एम वी बाई क्यू बी में वी साइन थीटा बनेगा भाई, वी साइन थीटा बनेगा, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। इसमें जो रेडियस बनेगा वो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी होगा। टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस से भी और वेलोसिटी पे भी, टाइम पीरियड तो डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, एक चक्कर काटने के बाद वो कुछ आगे चला जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चक्कर काटने के बाद वो हेलिकल पाथ है ना, क्योंकि आगे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वो v cos थीटा से आगे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v cos थीटा से आगे जा रहा है, तो एक चक्कर काटने पे वो कुछ आगे चला जाएगा। देखो ऐसे मेरी तरफ देखना, आगे और आगे चला जाएगा, ठीक है ना, एक चक्कर काटने पे वो आगे चला जाएगा। तो एक चक्कर काटने पे वो कितना आगे जाता है उसको बोलते हैं पिच, पिच, ठीक है ना, पिच पी से बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिच। पिच का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, कवर्ड इन वन रोटेशन, वन रोटेशन। आपने दीवार में कभी स्क्रू इंसर्ट किया है, दीवार में कभी स्क्रू इंसर्ट किया है, ये वाला पेच बोल देते हैं, जैसे पेचकस लेके स्क्रू इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, स्क्रू इंसर्ट करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जब आप उसको इंसर्ट करते हो, स्क्रू को टाइट करते हो ना, टाइट करते हो, तो जब आप उसको घुमाते हो, तो जब आप उसे रोटेशन देते हो तो वो अंदर जाता है दीवार के या बाहर आएगा, मतलब वो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है। जब आप उसे एक रोटेशन दे दोगे तो वो जितना अंदर चला जाएगा तो वो उसकी पिच होगी, समझ रहे हो। अगर एक रोटेशन उल्टा दे दोगे, उल्टा घुमा दोगे, तो वो जितना बाहर आ जाएगा, भाई दीवार में आप स्क्रू इंसर्ट कर रहे हो, उसको एक रोटेशन दे दो, वो जितना अंदर चला जाएगा वो उसकी पिच हो गई। फिर एक रोटेशन उल्टा दे दो तो वो जितना बाहर आ जाएगा वो भी उसकी पिच है। समझ पा रहे हो ना कि एक रोटेशन में वो कितना आगे पीछे हो सकता है, वो उसकी पिच है। तो यहां पे एक रोटेशन का टाइम कितना है, टी, तो स्पीड कौन सी, v cos थीटा इंटू टाइम, पिच होगी भाई। आगे कौन लेके जा रहा है उसे, v cos थीटा, लेना लीनियर वेलोसिटी कौन सी है, v cos थीटा। v sin थीटा तो सर्कुलर वेलोसिटी है, v sin थीटा कौन सी वेलोसिटी है, सर्कुलर वेलोसिटी, वो उसे सर्कल में घुमा रही है। आगे कौन लेके जा रही है, v cos थीटा, तो v cos थीटा इंटू टाइम, एक टाइम पीरियड में, एक चक्कर में इतना, तो v cos थीटा इंटू 2πm/क्यूब। बस याद रखना फॉर्मूला, कोई कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बना, ये याद रखना बस, v cos थीटा इंटू टी, ठीक है ना, v cos थीटा इंटू टी। और ये रेडियस का फॉर्मूला इसमें याद रखना, यहाँ पे v sin थीटा आ जाता है, कि जो सर्कल में घूमता है वो v sin थीटा की वजह से घूमता है, तो उसमें ये वाली वेलोसिटी आएगी, जो पिच आएगी उसमें वेलोसिटी v cos थीटा आएगी, जो सर्कल के रेडियस में आएगी वो v sin थीटा आएगी। बात याद रहेगी। तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ। पाथ कैसा है, हेलिकल पाथ है भाई, हेलिकल, हेलिकल। चलो भाई बहुत बढ़िया। चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। चार्ज पार्टिकल दोनों में है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी है।
तो दो फोर्स लगेंगे बेटा उस पे। मान लो चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं ना कहीं लग रही है, मान लो इधर लग रही है, मतलब किसी भी तरफ लग रही है, तो उस पे दो फोर्स लगेंगे। तो नेट फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का सम होगा। तो नेट फोर्स जो उस पे लगेगा वो लगेगा क्यू ई, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और ये होगा क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये नेट फोर्स उसके ऊपर लगेगा। एफ ई को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ बी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और दोनों का जो ये रिजल्टेंट है ना, जो एफ है, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इसको नाम दिया गया था, साइंटिस्ट का नाम है लॉरेंट्ज, ठीक है ना। दोनों का जो नेट रिजल्ट है, दोनों का जो नेट रिजल्ट है उसको बोलेंगे लॉरेंट्ज फोर्स, दोनों का जो नेट रिजल्ट है उसको लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा जाए, दोनों में कंबाइन रखा जाए, ठीक है जी। इसका एक स्पेशल केस होता है। खैर अभी तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको एज अ होमवर्क रखें, होमवर्क रखते हैं, करके सोचना, ठीक है, सोचना इस क्वेश्चन को। अब यहां पे देखो, एक इसका एक स्पेशल केस है, अगर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना भाई। मान लो ऐसा केस है, चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v है, ठीक है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब वेलोसिटी किस में हो गई, x में, मैग्नेटिक फील्ड किस में हो गई बेटा, z में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में हो गई, y में, y में नीचे, मैग्नेटिक फील्ड z में अंदर, और वेलोसिटी x एक्सिस में, ठीक है जी। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें एक स्पेशल केस बनता है। अब देखो, सबसे पहले आप निकालो कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q इंटू ई, Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q इंटू ई, ठीक है ना, Q इंटू ई, ठीक है जी। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स होगा ऊपर की तरफ, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर कितना होगा भाई, V और B के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, V और B के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो QVB साइन 90, तो QVB मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, QVB, मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVB और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया QE। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, चार्ज पार्टिकल सीधा ही सीधा चलता रहे, फॉर नो डिफ्लेक्शन, फॉर नो डिफ्लेक्शन इन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल के पाथ में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, वो सीधा ही सीधा चलता रहे, तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाई, दोनों फोर्स कैंसिल होने चाहिए ना, ताकि वो सीधा चले। वरना तो अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल ऊपर निकल जाएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल नीचे निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होने चाहिए, कैंसल। मतलब QE किसके बराबर होना चाहिए, QVB के। तो Q से Q कट गया, तो वेलोसिटी होनी चाहिए E बाय B। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी E बाय B है तो इसमें पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी भाई। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी E बाय B के इक्वल है तो पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। अगर E बाय B नहीं है तो फिर या तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो नीचे निकल जाएगा, समझे, या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है जी। वही चीज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि भाई अगर ऊपर का फोर्स, मैं दोबारा लिख देता हूं, QVB
मैग्नेटिक फोर्स, नीचे का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, पार्टिकल चार्ज ये रहा, वेलोसिटी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्या कंडीशन बनी है? अगर वेलोसिटी E/B है तो नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा। देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल ऊपर निकल जाएगा। ये तब होगा अगर वेलोसिटी E/B से ज्यादा है, ये ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, तो पार्टिकल ऊपर निकल जाएगा। और अगर वेलोसिटी E/B से कम है तो पार्टिकल नीचे आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी E/B के बराबर है तो सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। समझे भाई? हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ग्रेट, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। आइए भाई, ये तो पूरा डिस्कशन हो गया हमारा चार्ज पार्टिकल के बारे में, कि चार्ज पार्टिकल कितने कितने डिग्री पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी वेलोसिटी का क्या एंगल होगा, और उस पे क्या फोर्सेस लगेंगे, ठीक है ना। ये हमने उनको पूरा डिस्कस कर लिया, मतलब ये चार्ज पार्टिकल के बारे में हमारा पूरा डिस्कशन खत्म हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे कि फोर्स क्या लगेगा, कि करंट कैरिंग वायर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ध्यान से सुनना, कोई भी वायर, जैसे कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स तो नहीं लगाएगा। इसी तरीके से कोई भी वायर खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगाएगी। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? एक्सटर्नल होगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी भाई? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, अब मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये है उसका करंट, ठीक है ना, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी लेंथ है L, और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस B, मान लो, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, जैसे वहां पे होता है QV क्रॉस B, QV क्रॉस B, तो यहां पे फॉर्मूला होगा L क्रॉस B। L वेक्टर की जो डायरेक्शन है, L वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब यहां पे देखो कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर। तो L क्रॉस B करो भाई, भाई मेरे L क्रॉस B करो, L ऊपर, B अंदर, B अंदर, B अंदर, L क्रॉस B, L क्रॉस B, फोर्स इधर, L क्रॉस B, क्रॉस B, क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B, फोर्स इधर। तो ये रहा फोर्स भाई, ठीक है ना, ये रहा फोर्स। तो यहां पे हमारे पास इस जगह पे फोर्स लग गया, तो मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस B होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ILB साइन थीटा, हेयर थीटा इज 90 डिग्री, L और B के बीच एंगल, L किसकी डायरेक्शन होती है बेटा? करंट की, ऊपर है, B अंदर है, ये Y में और वो Z में, ये Y में और वो Z में, तो थीटा कितना है? 90। तो फोर्स कितना आ जाएगा भाई? ILB, फोर्स कितना आ जाएगा? ILB आ जाएगा, फोर्स ILB आ जाएगा अगर थीटा 90 हुआ। कुछ और एंगल हुआ तो फिर वो पुट कर देना, कुछ और एंगल हुआ तो फिर वो पुट कर देना। अच्छा, मान लो करंट की ही डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो या उसके ऑपोजिट हो, ये एक्सटर्नल वाली है, इस वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक्सटर्नल वाली, वही हिसाब किताब है कि अगर थीटा 0 हुआ या 180 हुआ तो अब फोर्स नहीं लगेगा, अब फोर्स नहीं लगेगा, अब फोर्स कितना होगा? 0, ठीक है ना। थीटा 0 या थीटा 180 तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो फोर्स 0 लगेगा, 90 डिग्री पे या किसी और एंगल पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी? L क्रॉस B से, और L क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। L की क्या होगी डायरेक्शन? जो करंट की डायरेक्शन होगी, समझे? इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, मैं साल मैं नहीं लिख पाया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं बेसिकली सारे। स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर
carrying a current 1.2 ampere placed in uniform magnetic field of induction 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of the wire. ठीक है ना, तो फोर्स होगा ILB sin थीटा. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है लेंथ के, मतलब लेंथ मतलब करंट, लेंथ मतलब करंट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है. करंट कितना है 1.2 एम्पियर, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 टेस्ला और थीटा कितना है 90, तो साइन 90 कितना 1, तो 1.2 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 1, 0.5 इंटू 2 भी 1 हो जाएगा बेटा ये, तो ये फोर्स होगा 1.2 न्यूटन. कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना. तो फोर्स आ गया 1.2 न्यूटन. सिर्फ हमें क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं करना. तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन ही है. तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल काम इसमें करने वाला हमारे लिए था ही नहीं भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं था हमारे लिए कि हम सोचें कि अरे ये मुश्किल हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था. आई होप दैट इज क्लियर. आगे आ जाओ. फोर्स ऑन इरेगुलर वायर. देखो अगर कोई भी इरेगुलर वायर है, इरेगुलर मतलब कैसी भी शेप है, तो उस पे फोर्स कैसे निकालेंगे. मान लो इसमें करंट जा रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मान लो ये ए बी वायर है, मान लो ये ए बी वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई और मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म होनी चाहिए मतलब हर जगह सेम होनी चाहिए. तो आप ए से बी तक की वेक्टर लेंथ ले सकते हो, ए से बी तक की वेक्टर लेंथ ले सकते हो, एल वेक्टर, इसे कहते हैं वेक्टर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, या इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, वेक्टर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ. ए से बी तक आप इसको इफेक्टिव लेंथ ले सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं हूं, इतना बुरा इंसान नहीं हूं. मान लो एक सेमी सर्कल वायर है, सेमी सर्कुलर वायर, मान लो सेमी सर्कुलर वायर है आपके पास. इस पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है ना. तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट लो और ये पॉइंट लो, ठीक है ना, ये पॉइंट लो और ये पॉइंट लो. अब रेडियस इसका आर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और रेडियस आर दिया हुआ है. तो आपको इसकी वेक्टर लेंथ लेनी है. इसका एल वेक्टर क्या है, इसकी वेक्टर लेंथ का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बात करें, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डायमीटर हो गया 2r, कितना हो गया 2r हो गया. तो फोर्स कितना आएगा भाई, अब देखो ध्यान से, वेक्टर लेंथ ले ली, वेक्टर लेंथ ले ली, ये रहा एल वेक्टर, ये रहा एल वेक्टर. अब ये एल वेक्टर है, क्रॉस बी, बी अंदर है, एल इधर है, एल इधर है, बी अंदर है, बी अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. तो आई एल बी साइन 90 डिग्री, आई एल बी साइन 90 डिग्री. एल इधर, वेक्टर लेंथ इधर, बी अंदर, बी अंदर, ठीक है ना. आई लेंथ है 2r और इनटू बी, तो ये बन गया 2rbi, 2rbi. ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ऐसे ही लिखता हूं मैं 2rbi. आरबीआई मतलब पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो खैर यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को लिखने में अच्छा लगता है यार, है ना, अच्छा लगता है आरबीआई, यहाँ 2rbi. तो ध्यान से यहाँ पे देखना, फोर्स जो लगा इसमें हमने वेक्टर लेंथ ले ली 2r. कौन सी लेंथ लेनी है, वेक्टर लेंथ लेनी है. कौन सी लेंथ लेनी है, वेक्टर लेंथ लेनी है, वेक्टर लेंथ, ठीक है ना. कौन सी लेंथ, वेक्टर लेंथ. तो उधर है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, वो लिख दिया हमने. अच्छा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं मैं आपको. फोर्स की डायरेक्शन सेमी सर्कुलर वायर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना, वो समझो. देखो यार, ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, फोर्स की वैल्यू तो निकाल ली हमने, फोर्स की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है ना. करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है जी. तो
एल क्रॉस बी करना है। यहां पे देखो एल वेक्टर ऐसे होगा, ये देखो इस पॉइंट पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही एल वेक्टर होता है, करंट की डायरेक्शन में ही एल वेक्टर होता है, तो इधर एल वेक्टर ऐसे होगा, इस पॉइंट पे एल वेक्टर ऐसे होगा, इस पॉइंट पे एल वेक्टर ऐसे होगा। मानते हो कि नहीं मानते बात? होगा बिल्कुल। एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ, बी अंदर, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो फोर्स ऐसे लग रहा है। ऊपर जाओ, एल क्रॉस बी, फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर। सिमिलरली इधर ये फोर्स इधर लग जाएगा, एल क्रॉस बी, फोर्स उधर, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, फोर्स इधर लग जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो जितने भी फोर्सेस हैं ये सारे ऐसे लगेंगे इस पे, हर पॉइंट पे। इधर वाले ऐसे लगेंगे और इधर वाले ऐसे लग जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इन सब का जो नेट है, इसमें क्या होगा कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, इनके एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। वाई कंपोनेंट इनके ऐड हो जाएंगे, वाई कंपोनेंट इनके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो अपवर्ड आएगा। नेट फोर्स क्या आएगा? अपवर्ड आएगा भाई। वो आप वेक्टर लेंथ से भी देख सकते हो, वो आप वेक्टर लेंथ से भी देख सकते हो। देखो वेक्टर लेंथ ऐसे थी, एल वेक्टर ऐसे था, इसका जो था एल वेक्टर ऐसे था, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थी। एल क्रॉस बी करो ऊपर, एल क्रॉस बी करो ऊपर, तो एफ नेट ऊपर की तरफ आएगा, दैट इज एल क्रॉस बी। डायरेक्ट निकाल दो एल क्रॉस बी से। ये तो सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया, ये हर बार नहीं करना, ये हर बार नहीं करना, ये हर बार नहीं करना, ठीक है ना। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि देखो ऐसे लगते हैं फोर्सेस, इनका रिजल्टेंट नेट ऊपर आता है, ठीक है ना। रिजल्टेंट नेट ऊपर आता है, इनका नेट रिजल्टेंट ऊपर आता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है तो ऐसे हर एक फोर्स तो बनाओगे नहीं कि उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। सीधा देखो एल वेक्टर, देखो एल क्रॉस बी कर दो, फोर्स की डायरेक्शन आ गई, ठीक है जी। ये नेट फोर्स की डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है भाई? दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वायर ऑफ इररेगुलर शेप, जो स्ट्रेट नहीं है, जो स्ट्रेट नहीं है, जो स्ट्रेट नहीं है। फोर्स ऑन क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अब क्लोज्ड लूप है, कोई भी क्लोज्ड लूप है, मान लो ये है आई करंट, क्लोज्ड लूप, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगा बेटा। सर जीरो क्यों? बिकॉज इसकी वेक्टर लेंथ जीरो है, इसकी वेक्टर लेंथ जीरो है, मतलब इसकी वेक्टर लेंथ कहो या इफेक्टिव लेंथ कहो, वो जीरो है। जिस पॉइंट से शुरू हो रही है उसी पॉइंट पे खत्म हो रही है, क्योंकि सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल या लूप बन रही है। जैसे मान लो यहां पे सर्कल है, ठीक है ना, ये करंट यहां पे जा रहा है, ठीक है ना, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। नेट फोर्स आपसे पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड को आपको दिया है यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कैसी दी है? यूनिफॉर्म। ये होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी दी है? यूनिफॉर्म दी है। तो फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। ये बात याद रखेंगे भाई। फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये नेट रिजल्ट आप याद रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा। ये सारे फोर्सेस कैंसल होंगे। लगेंगे कैसे? देखो लगेंगे कैसे वो भी दिखा देता हूं। ऐसे लगेंगे, ये एल वेक्टर इधर होगा, इसका एल वेक्टर ऐसे होगा, जिस तरफ करंट है इसका एल वेक्टर ऐसे होगा, इसका एल वेक्टर ऐसे होगा। तो एल क्रॉस बी, देखो ना, एल, एल ऊपर ऐसे, एल इधर, क्रॉस बी ऊपर, फोर्स ऊपर। ऐसे ही सारे चेक कर लेना, सबका फोर्स ऐसे बाहर लग जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो सारे फोर्सेस जो हैं वो कैंसल होंगे, सारे फोर्सेस कैंसल होंगे, सारे फोर्सेस कैंसल होंगे भाई मेरे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो दैट शुड बी रियली क्लियर कि नेट फोर्स यहां पे जीरो कैसे बन रहा। और इस रिजल्ट को भी याद रखना कि कोई भी क्लोज लूप हो, क्लोज होनी चाहिए, बस क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा ही लगेगा, लगना ही पड़ेगा, लगना ही पड़ेगा, ठीक है जी। उस पर फोर्स जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर दो करंट कैरिंग वायर्स पैरेलल हैं आपस में,
ठीक है ना, अगर दो करंट कैरिंग वायर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये देखो ठीक है ना, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, ठीक है जी, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए आर, I1 I2, ठीक है ना, लॉन्ग वायर्स है, लॉन्ग वायर्स है, मतलब डिस्टेंस इज मच मच लेस देन लेंथ ऑफ वायर्स। वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो वायर्स की लेंथ से काफी कम है, वायर्स की लेंथ बड़ी लंबी है और इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम है, तो देयरफॉर वी कैन अज्यूम वायर्स टू बी इनफाइनाइट, वायर्स टू बी इनफाइनाइट, हम वायर्स को इनफाइनाइट अज्यूम कर सकते हैं, मतलब इनके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये काफी लंबी है, मतलब डिस्टेंस मान लो सेंटीमीटर्स में होगा और इनकी लेंथ होगी मीटर्स में, तो हम इन वायर्स को इनफाइनाइट ट्रीट कर सकते हैं और इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले इनमें लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब मान लो इनके बीच फोर्स निकालना है, इनके बीच फोर्स निकालना है भाई, कोई भी वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स तो नहीं लगाएगी, अभी अभी हमने पढ़ा है भाई, दूसरे की फील्ड होनी चाहिए फिर फोर्स लगेगा। अब सेकंड वायर के लिए एक्सटर्नल फील्ड किसकी होगी, 1 की, और वन वायर के लिए, फर्स्ट वायर के लिए एक्सटर्नल फील्ड किसकी होगी, 2 की, समझ रहे हो, यानी कि सेकंड वायर पे जो फोर्स लगेगा वो 1 की वजह से लगेगा और फर्स्ट वायर पे जो फोर्स लगेगा वो 2 की वजह से लगेगा, सिंपल सी बात। तो यानी कि इन दोनों में आपस में जो हमें फोर्स निकालना है, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड से सेकंड पे फोर्स, सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड से फर्स्ट पे फोर्स, तो हम करते हैं इसको कैलकुलेट। फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बेटा, लॉन्ग वायर्स माननी है, ठीक है ना, लॉन्ग वायर्स माननी है, इस पॉइंट पे, इस वायर पे, इस पॉइंट पे वायर इधर रखी हुई है, वायर इधर रखी हुई है, ठीक है ना, वायर इधर रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, इन्फिनाइट वायर की वजह से यही होती है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, ठीक है ना, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, तो 1 की वजह से हो गया म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, ठीक है ना, 1 की वजह से हो गया म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, ये फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, ये फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है भाई, कहां पे, 2 पे, कहां पे, 2 पे, जहां पे 2 वायर रखी हुई है, तो फोर्स ऑन सेकंड वायर, फोर्स ऑन सेकंड वायर मैग्नेटिक, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू 1 F21, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू करंट इन 2 और मैग्नेटिक फील्ड 1 की, लेंथ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेंथ के बारे में बाद में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, 1 की, करंट इसका खुद का, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, 2 पे लग रहा है, 1 की वजह से, 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1 की, करंट इसका खुद का, ठीक है जी। तो चलो अब I2 ऊपर है, I2 ऊपर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इधर देखो, 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, थंब ऊपर, अंदर, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये 1 क्या है, क्रॉस, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे F21 इज इक्वल्स टू I2L B1 साइन 90, साइन 90 क्या होगा, 1, तो F21 होगा I2L B1, I2L B1। अब लेंथ तो डिफाइन नहीं है, लेंथ तो डिफाइन नहीं है, इसीलिए मैंने L1 L2 यहां पे कुछ लिखा नहीं, ठीक है ना, लेंथ डिफाइन नहीं है, तो मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल देता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ F21 डिवाइडेड बाय L, तो वो होगा I2B1, I2B1, ठीक है ना, B1 की वैल्यू ये रही, तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, तो F21 बाय L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2
बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, ये बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। और दूसरे वाला भी बराबर ही होगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई, इतने पागल नहीं हम। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो दोनों वायर्स पे लगेगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। और डायरेक्शन देख लो बेटा, एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी इधर, इधर देखो एल क्रॉस बी इधर, ठीक है ना। तो ये बन गया ऐसे F21 और F12 ऐसे होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगी वायर्स एक दूसरे को, दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, I1 I2 दोनों ऊपर हैं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ये दो वायर्स हैं इनमें सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो अट्रैक्ट करेंगी, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेंगी, सेम करंट सेम डायरेक्शन करंट तो अट्रैक्ट होंगी, तो अट्रैक्ट होंगी, ये वायर्स अट्रैक्ट होंगी आपस में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट, तो फिर रिपल होंगी, फिर क्या होंगी, रिपेल होंगी। ये उल्टा है बेटा, याद रखने का तरीका बताऊं, उल्टा है। जैसे सेम साइन के चार्ज होते हैं, सेम साइन के अगर चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल, ऑपोजिट के अट्रैक्ट करते हैं, इसमें उल्टा है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, उल्टा करना है, कभी भूलोगे नहीं, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना, कभी भी नहीं भूलोगे। सेम साइन के चार्ज क्या करते हैं, सोचो, रिपेल करते हैं। तो सेम करंट, सेम डायरेक्शन के करंट क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सर ऑपोजिट साइन के चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के करंट क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, कोई भी जो हमारी करंट कैरिंग कॉइल होती है, कॉइल, कॉइल मतलब लूप, कॉइल मतलब लूप, कॉइल मतलब लूप, वायर नहीं, पूरी की पूरी लूप, उसको एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो, उसको एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक लूप पड़ी हुई है, करंट कैरिंग लूप, वाई जेड प्लेन में, करंट कैरिंग लूप पड़ी हुई है वाई जेड प्लेन में, ठीक है जी, वाई जेड प्लेन में एक करंट कैरिंग लूप पड़ी हुई है, ठीक है जी, ओके। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है। मैंने ये बता रखा है, ये मैं बता रहा हूं, अपनी मर्जी से बता रहा हूं, ठीक है ना, कि अंदर से करंट क्रॉस है और बाहर से करंट डॉट है। याद है होमवर्क वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन याद करो जिसमें ये चीजें डिस्कस करी थी। ऊपर से करंट डॉट है, वाई जेड प्लेन में है, ऐसे है, ऐसे है। ऊपर से करंट डॉट है, ऊपर से करंट डॉट है, ठीक है ना, ऊपर से करंट डॉट है और अंदर से करंट क्रॉस है, ऐसे जा रहा है, ये देखो, ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर, ऐसे, ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर, ठीक है जी। तो यहां पे करंट बाहर आ रहा है, तो ये देखो, ये रही, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यही चीज हमें यहां पे लगानी है कि करंट कैरिंग लूप को आप एक बार मैग्नेट मान सकते हो, एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो। डाइपोल में दो पोल होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस करंट कैरिंग लूप को मैं एक बार मैग्नेट मान सकता हूं, मैं एक बार मैग्नेट मान सकता हूं जिसका ये नॉर्थ पोल है और जिसका ये साउथ पोल है। इसको बोलते हैं डाईपोल। ये है मोनोपोल, एक पोल मतलब मोनोपोल, दो हो गए तो मतलब डाईपोल, ठीक है ना। वी कैन अज्यूम, मतलब ये करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो बार मैग्नेट वाली ही होती हैं, वो बार मैग्नेट वाली ही होती हैं। मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना उस बात का भी। तो करंट कैरिंग कॉइल है, उसको एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करना है। जिस तरफ थंब आए
जिस तरफ थंब आए उस तरफ नॉर्थ पोल मानना है। जिस तरफ थंब आए उस तरफ क्या मानना है भाई, नॉर्थ पोल। उस तरफ क्या मानना है, नॉर्थ पोल। जिस तरफ थंब आए उस तरफ क्या मानना है, नॉर्थ पोल मानना है। क्या मानना है, नॉर्थ पोल मानना है। तो ये करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव कर रही है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब डाइपोल, मतलब डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है। समझ में आ रही है बात, हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात का ख्याल रखोगे, बिल्कुल रखोगे। अच्छा, इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो होती है, कैपिटल एम से लिखते हैं, होती है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, बाकी सब तो आपको पता ही है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। कैपिटल एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। किसी भी लूप की, किसी भी लूप का जो एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी। किसी भी लूप का जो एरिया वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, यही हमारे वाली जो लूप है, हमारे वाली जो लूप है, ठीक है ना, सॉलिड नहीं है वैसे, लेकिन मैं एरिया दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो ऊपर से करंट डॉट है, नीचे से करंट क्रॉस है, ठीक है ना, तो ऐसे करंट आ रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर बेटा ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, इसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या इधर होगा। इसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या इधर होगा। समझ रहे हो बात को, या तो इधर या तो इधर। लेकिन अब राइट हैंड थंब रूल तो लग ही गया था। राइट हैंड थंब, जिस तरफ थंब आ गया उस तरफ एरिया वेक्टर, ठीक है ना। थंब की तरफ एरिया वेक्टर, थंब की तरफ एरिया वेक्टर लेना है। एरिया वेक्टर किस तरफ लेना है सर, थंब की तरफ, ठीक है ना, थंब की तरफ। और उसी तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उसी तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यानी कि उसी तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल। उसी तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल। उसी तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल उसी तरफ होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इसका मतलब साउथ से नॉर्थ होगी। क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। मेरे ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा क्रक्स रिपीट करता हूं जो अभी तक हमने समझा है इसका। एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो, मान सकते हो। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका थंब जिस तरफ जाएगा, थंब जिस तरफ जाएगा उधर नॉर्थ पोल मान सकते हैं। मतलब उधर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मान सकते हैं। उसी तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी, उसी तरफ एरिया वेक्टर होगा, उसी तरफ नॉर्थ पोल होगा। समझ रहे हो, बस आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, उसी तरफ, जिस तरफ राइट हैंड थंब रूल आपने लगाया उसी तरफ एरिया वेक्टर होगा, उसी तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी, उसी तरफ नॉर्थ पोल होगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है जी। साउथ से नॉर्थ क्या होगी डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। याद होगा, इसको ऐसे समझो, साउथ को समझो नेगेटिव चार्ज और इसको समझो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट याद है, एनालॉजी से याद करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहां पे क्या है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। साउथ को मानो नेगेटिव चार्ज और नॉर्थ को मानो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, तो बात ध्यान में रहेगी। यूनिट्स, हाँ भैया यूनिट्स, नंबर ऑफ टर्न्स के कोई यूनिट नहीं, करंट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर।
एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट हो गए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, किसके, करंट कैरिंग कॉइल के। अब मैं आपको फील्ड लाइंस बना के दिखाता हूं। बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होती है ना, बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसी होती हैं। साउथ नॉर्थ, ठीक है जी, साउथ और नॉर्थ, ठीक है जी, साउथ एंड नॉर्थ। तो फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं बार मैग्नेट की वजह से। इनसाइड बार मैग्नेट, इनसाइड बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल कह देते हैं, बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल कह देते हैं, याद रखना। किस तरफ होती हैं, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, बाहर उल्टा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड बार मैग्नेट, आउटसाइड बार मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। कौन, मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी चीज भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे भी लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड। ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं, ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं। सिमिलर फील्ड लाइंस, सिमिलर फील्ड लाइंस इस करंट कैरिंग कॉइल की भी हैं। मान लो यहां पे डॉट और यहां पे क्रॉस, तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसकी सिमिलर फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, सिमिलर, ऐसी ही फील्ड लाइंस इसकी भी होती हैं, ऐसी ही फील्ड लाइंस इसकी भी होती हैं, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी भी हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए 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 इन दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है, इसीलिए इन दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है कि करंट कैरिंग कॉइल एंड बार मैग्नेट आपस में इक्विवेलेंट हैं, या एक ही चीज इनको अज्यूम कर सकते हैं। कभी हमें बार मैग्नेट दिया हो क्वेश्चन में तो उसको करंट कैरिंग कॉइल भी मान सकते हो, कभी करंट कैरिंग कॉइल दी हो क्वेश्चन में तो उसको हम बार मैग्नेट भी मान सकते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, या फिर बाय राइट हैंड थंब रूल। अगर मैग्नेट की बात कर रहे हो तो साउथ से नॉर्थ, अगर मैग्नेट की बात कर रहे हो तो साउथ से नॉर्थ, अगर कॉइल की बात कर रहे हो तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कॉइल की बात कर रहे हो तो राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नेट की बात कर रहे हो तो साउथ से नॉर्थ। क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं ना आपको कॉइल दी जाएगी या मैग्नेट दिया जाएगा, तो दिया होगा तभी तो उसके हिसाब से बता पाओगे। तो करंट कैरिंग कॉइल, क्रक्स ये है कि करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं, ध्यान रहेगा। ओके, अब कॉइल है भाई, कोई भी कॉइल है, कोई भी कॉइल है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कोई भी कॉइल है, फोर्स एंड टॉर्क निकालना है, कोई भी कॉइल है, कैसी भी कॉइल है, बंद है बस, ठीक है ना, बंद है, तो उस पे फोर्स कितना होगा, 0। क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है, 0 होगा। टॉर्क घूमेगी जरूर, ये m क्रॉस b घूमेगी जरूर, ये m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा, m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा। m और b के बीच एंगल याद है, p क्रॉस e। एनालॉजी याद करो, एनालॉजी याद करो, एनालॉजी याद करो। टॉर्क क्या होता था, P क्रॉस ई, टॉर्क क्या होता था, P क्रॉस ई, एनालॉजी याद करो। तो यहां पे बस वही चीज आ गई, एम बी साइन थीटा। M और B के बीच में एंगल, M और B के बीच में एंगल, M और B के बीच में एंगल, वो डिफाइन करेगा कि टॉर्क कैसे लगेगा, ठीक है ना, वो डिफाइन करेगा कि टॉर्क किस तरीके से लगेगा। जिस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी,
राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल। जैसे मैं इस एग्जांपल में बताता हूं, मान लो करंट ऐसे है, ठीक है ना, करंट ऐसे है, थंब कहां जा रहा है, अंदर, थंब कहां जा रहा है, अंदर, थंब इनवर्ड्स, थंब इनवर्ड्स, तो एरिया वेक्टर इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनवर्ड्स, एंड गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इनवर्ड्स, तो टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा जीरो, तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। ये कॉइल घूमेगी ही नहीं, ये कॉइल रोटेट ही नहीं करेगी भाई, समझ रहे हो, एंगल पे डिपेंड करता है। इस एग्जांपल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दी हुई है, वो पहले से दी हुई है, ठीक है जी, ओके। एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों के बीच एंगल जीरो, तो फोर्स जीरो, फोर्स तो जीरो है ही, फोर्स तो जीरो है ही अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। टॉर्क भी जीरो है, ठीक है ना, टॉर्क भी जीरो है, नहीं तो ये कॉइल क्या करती, रोटेट कर सकती थी, नहीं तो ये कॉइल क्या कर सकती थी, रोटेट कर सकती थी, रोटेट कर सकती थी, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कॉइल किस तरीके से रोटेट करेगी, तो कंडीशंस पे, ठीक है ना, कैसे है कैसे नहीं है। हाँ इधर आ जाओ भाई, क्वेश्चन करते हैं। A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop, ठीक है ना। स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट है, इन द प्लेन ऑफ द लूप, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप, इसी लूप के प्लेन में, लूप का प्लेन कौन सा है बेटा, लूप का प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, लूप का प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये नहीं पता कहां लग रही है, लेकिन इसी प्लेन में लग रही है, सेम प्लेन में लग रही है। इफ द फोर्स ऑन द आर्म, वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ वेक्टर, किसी भी एक आर्म पे एफ वेक्टर है, कितना फोर्स लग रहा है, एक आर्म पे एफ वेक्टर, देन द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग थ्री आर्म्स ऑफ द लूप, देखो भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी तीन आर्म्स पे बताना है, बाकी तीन आर्म्स पे बताना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बेटा, ठीक है ना, लिखा नहीं है लेकिन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, बाकी तीन आर्म्स पे बताना है, एक पे पता है, बाकी तीन पे बताना है, बाकी तीन पे बताना है, ठीक है ना। भाई यूनिफॉर्म है ना, जिस भी तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ नहीं लेना देना यार, कुछ नहीं लेना देना, मैंने बनाई ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, लेना देना है ही नहीं, यूनिफॉर्म है ना बस, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब चारों वायर्स पे लगने वाला नेट फोर्स पूरी लूप पे जीरो होना चाहिए, पूरी क्लोज लूप पे क्या होना चाहिए, जीरो, समझ गए। हमें क्या निकालना है, एक का तो पता है, हमें बाकी तीन का निकालना है, तो F2 F3 F4 का जो रिजल्टेंट होगा वो माइनस F1 आएगा, तो F1 पे कितना लग रहा है फोर्स, F ये दिया हुआ है, माइनस F दिया हुआ है इसको, ठीक है, सॉरी F दिया हुआ है, F1 की जो वैल्यू है, F1 वेक्टर जो है वो F दिया हुआ है, F1 वेक्टर F दिया हुआ है, तो बाकी तीन का जो सम होगा वो माइनस F होगा, बाकी तीन का जो सम होगा वो माइनस F होगा, क्योंकि टोटल क्या करना है, जीरो, टोटल क्या करना है, जीरो, जीरो करना है भाई टोटल, ठीक है जी। ये एज अ होमवर्क है, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए, ठीक है जी, ये भी होमवर्क है, ये भी दिमाग लगाना, फिर हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस भी कल करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है ना, तो ये हम अगली बार पूरा कर लेंगे, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर हम शुरू करेंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू क्या करेंगे, मतलब उसका एक ही लेक्चर है हमारे पास। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिएगा क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो चैप्टर्स हैं मैग्नेटिज्म वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर इसी में आ गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, ये मैग्नेटिज्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस हैं कि 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इनको तीनों चैप्टर्स को मिला के, ठीक है ना, ऐसे भी चांसेस हैं और आ सकते हैं, कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 10 से भी ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना, ऐसे चैप्टर्स हैं ये, तो ध्यान रखना भाई।
ऐसे ही फिर चैप्टर है एक सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे। खैर वो भी देखेंगे जब समय आएगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं, बाय 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 बाय। जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ।